हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है, ये एक मिली जुली टेक्निक है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्निक और उनके बहुत सारे टूल्स का उपयोग करके इस टेक्निक को कंपाइल किया गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसके 1 वर्ड में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वर्ड क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप अगर क्वेश्चन आया तो आपसे पूछेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की। मतलब डीएनए अंगुली छापन को किसने खोजा, हु इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन द ईयर 1985 इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। ठीक, फिर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में गया एग्जामिनर, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किस पर आधारित है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बेस्ड ऑन। तो इसमें आपको दो आंसर लिखना पड़ते हैं, दोनों में से एक भी लिख दोगे आप तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एक तो ये RFLP पर बेस्ड है। RFLP का पूरा नाम होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म। पूरा इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म। और दूसरा है VNTR। VNTR का पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। ये टेक्निक इन दोनों या एक और भी ऑप्शन है माइक्रो सैटेलाइट, इन तीनों में से कोई सा भी अगर ऑप्शन आपने लिख दिया तो आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। क्या क्या लिख देंगे आप? RFLP, VNTR और माइक्रो सैटेलाइट, इस पर बेस्ड है ये टेक्निक। तो ये तो आपके दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब बड़ा प्रश्न, बड़ा प्रश्न कैसे आएगा इसका? बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट इट्स एप्लीकेशन। और अगर ये नहीं आया तो ऐसा भी आ सकता है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, अब इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन समझते हैं क्या है। डीएनए में जो विविधतापूर्ण और जो बहुरूपता पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड्स में, उनका विश्लेषण करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए एनालिसिस ऑफ डाइवर्स एंड पॉलीमार्फिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट इज ए कॉम्बिनेशन या कॉम्बो ऑफ
वेरियस टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है उनका कॉम्बिनेशन है, उनका कॉम्बो है ये। क्या क्या इसमें टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी की यूज की जाती है? इसमें यूज की जाती है, अभी मैंने बताया, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पीसीआर, इसके अलावा डॉट ब्लॉट टेक्निक जिसमें हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ये सारी टेक्निक इसमें यूज की जाती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि इस टेक्निक को एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे who invented this technique for forensic DNA analysis। फोरेंसिक साइंस मतलब होता है अपराध विज्ञान, अपराध शास्त्र। आज हम देखते हैं जो समाज बदल रहा है, सोसाइटी में जो क्रिमिनल्स हैं, जो किसी क्राइम को परफॉर्म करते हैं, वो इतने चालाक, इतने शातिर हो गए हैं कि उनको सामान्य रूप से पकड़ना कानून और पुलिस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो उसी को असिस्ट करने के लिए एलेक्स जेफरी ने इस टेक्निक को खोजा। आज हम देखते हैं समाज में पिता पुत्र संबंध, अपराध, अपराध में सभी प्रकार के अपराध आ गए, आपके हत्या, रेप केसेस, डकैती, इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं डे बाय डे। अभी आप लोगों ने देखा थोड़े दिन पहले ही अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट उस प्लेन में बैठे हुए जितने भी पैसेंजर थे एक्सेप्ट वन, सारे के सारे की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो दुर्घटना इतनी भीषण थी। तो उसमें जो पैसेंजर बैठे थे, उन पैसेंजर की जो डेड बॉडीज है, उन डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से ही किया गया था। तो हम लोग किसी लाश की, किसी डेड बॉडी की पहचान भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से कर सकते हैं। पेरेंटेज, ये पिता पुत्र संबंध, तो इसका एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। इसके इस टेक्निक के को आपको और अच्छे समझ में आएगी हमारे देश में ये कब पॉपुलराइज हुई है। हमारे देश में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के द्वारा पहला सॉल्व किया गया केस ही पिता पुत्र संबंध का था। इस केस में एक बहुत चर्चित केस है। एनडी तिवारी थे, चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। उनके ऊपर एक पर्सन था, उसका नाम था शेखर। उसने ये क्लेम किया कि श्री एनडी तिवारी मेरे फादर है, बायोलॉजिकल फादर है। अब उसने क्लेम किया, बट जो एनडी तिवारी थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि शेखर वाज ऑफ हिज सन। तो उसने इसके लिए बाकायदा केस लगाया। वो केस निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को इसी टेक्निक की मदद से सॉल्व किया गया था।
जब से ये टेक्निक काफी चर्चा में हमारे देश में आई और आज तो इसका बहुत ही कॉमन यूज हो गया है। आज हम कहीं पर कोई रेप केस है, कोई मर्डर केस है, कोई डेड बॉडी है, या कोई बच्चा चोरी की घटना है, इन सब घटनाओं को हम लोग इस टेक्निक की मदद से बहुत ही आसानी से फॉरेंसिक लैब में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध और अपराध से रिलेटेड जो विज्ञान है उसके लिए ये टेक्निक खोजी गई। इस टेक्निक के क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो मैंने अभी आपको ये समझा है, इसी में इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन भी हो गए। डेफिनेशन डिस्कवरर मैंने अभी आपको बताई दी है। टेक्निक की मैकेनिज्म हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें क्या क्या इसके अनुप्रयोग हो गए। पहला अनुप्रयोग हो गया इसका पिता पुत्र संबंधों को सुलझाने में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटेज। सेकंड इसका अनुप्रयोग हो जाएगा हत्या और बलात्कार के केस को सॉल्व करने में, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप एंड मर्डर केसेस। इसके अलावा डेड बॉडीज या मृत शरीर की या लाश की पहचान करने में कि ये लाश जब हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे, जैसे वो प्लेन क्रैश में वो लोग इतनी बुरी तरीके से जल गई थी डेड बॉडीज कि नोबडी कैन रिकॉग्नाइज कि वो उनके परिजन किसका परिजन कौन है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम लोगों ने उन डेड बॉडीज को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। तो ये इस टेक्निक के क्या हो जाएंगे, आपके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हो जाएंगे। अब इस टेक्निक के मैकेनिज्म क्या है, कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज परफॉर्म्ड इन फॉरेंसिक लैब्स। उन फॉरेंसिक लैब्स के अंदर पहले ये फॉरेंसिक लैब में केवल अपराध में उपयोग में लाए गए जो हथियार हैं उन पे पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट, जो हमारे हाथ के जो चिन्ह रहते हैं, उससे जांच की जाती थी। आज से कुछ वर्ष पहले जब ये टेक्निक नहीं आई थी, तो उसमें जैसे कोई कहीं पे किसी की मर्डर हुआ तो मर्डर में यूज्ड चाकू है, तलवार है, रिवॉल्वर है, या लठ है, फरसियां है, इनको वहां पे पुलिस जब्त करके ले जाती थी और उस पे लगा हुआ खून, उससे पता करते थे वो कि वास्तव में, और उनके ऊपर जो उन हथियारों के ऊपर जो उनके फिंगरप्रिंट रहते थे अपराधियों के, जिसने वो क्राइम परफॉर्म किया, उससे पहचानते थे। पर चूंकि अब मैंने कहा ना, क्रिमिनल्स आर सो एक्सपर्ट, जो अपराधी रहते हैं ना वो मोबाइल्स देखकर इतने यूं मान के चलना एक्सपर्ट हो गए कि वो दे ट्राई टू डज नॉट लेफ्ट एनी एविडेंस, मतलब वो कोई साक्ष्य नहीं छोड़ते। पर ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिससे अगर उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे यदि अपराधी का बाल भी अगर मिल गया, उसका एक हेयर का सैंपल भी मिल गया, या उसका थोड़ा बहुत ब्लड भी मिल गया, या उसका स्किन का कोई स्क्रैच भी मिल गया, स्किन का कोई चमड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा भी मिल गया, उससे भी हम उसकी पहचान कर पाएंगे। यदि अगर रेप केस है तो उसका सीमेन, जो रेप विक्टिम वुमेन है उसकी बॉडी या उसके क्लोथ्स के ऊपर से हम रिकवर करके उस अपराधी की पहचान कर लेंगे। तो इतनी सटीक टेक्निक है ये, और इसका जो टेक्निक का जो एनालिसिस है, इस टेक्निक की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट एक क्रिमिनल एविडेंस के रूप में
कोर्ट में आजकल इसको एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है और उस साक्ष्य के आधार पर जो जस्टिस होते हैं वो उनका वर्डिक्ट डिक्लेयर करते हैं, मतलब उनका जो जो फैसला है वो फैसला वो सुनाते हैं। तो इतनी सटीक टेक्निक है ये। इस टेक्निक में कैसे करते हैं इस टेक्निक को, तो इसकी स्टेप है। उस स्टेप में पहला स्टेप है आपका डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब जो भी सैंपल है उस सैंपल में से डीएनए को आइसोलेट करना। फिर उसके बाद है जो हमने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है सैंपल से, उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से उसका क्लीवेज करना, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से डीएनए में काट लगाना, क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तीसरा, जो डीएनए जो फ्रेगमेंट उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने हमारे लिए ब्रेक किए हैं, उनका जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस भी बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके ऊपर पाए जाने वाले जो चार्ज हैं, उनके ऊपर जो पाए जाने वाले जो आवेश है, उन आवेश के आधार पर उनको सेपरेट किया जाता है। चौथा, जो डीएनए है, डीएनए सैंपल है, उसको नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर करना। और पांचवा स्टेप है रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के जो डीएनए के अपने फ्रेगमेंट्स है उनका किसी नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाना या उनकी रेडियो लेबलिंग करना। These are the 5 steps involved in DNA फिंगरप्रिंटिंग। कौन कौन सी 5 स्टेप है? पहला स्टेप है डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड है डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तीसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। और चौथा है डीएनए का नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर या नायलॉन मेम्ब्रेन पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एट नायलॉन मेम्ब्रेन। और पांचवा स्टेप है आपका रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ नॉन रेडियोएक्टिव प्रोब्स, मतलब डीएनए खंडों का ज्ञात प्रोब से संकरण करवाना। प्रोब क्या होते हैं? प्रोब ऐसे डीएनए के छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड खंडों से मिलकर बने डीएनए होते हैं जिनका सीक्वेंस हमें ज्ञात रहता है। मतलब प्रोब इज ए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड या स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स whose sequence is known to us। इसके अलावा जब ये टेक्निक की जाती है तो इस टेक्निक में मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी दो व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं है। हमारा जो डीएनए है वो 99.99% सिमिलर होता है। केवल हमारा एक्स और वाई 2 पर्सन है, उन दोनों पर्सन का डीएनए 0.1% वेरिएबल है। और ये वेरिएबिलिटी, ये जो विविधता है डीएनए में, ये डीएनए में पाए जाने वाली जो बहुरूपता है, इसी का एनालिसिस करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं? इसमें मान के चलो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने
किसी जगह कोई क्राइम करा, अपराध करा, मान के चलो उसने किसी वुमेन के साथ उसने रेप करा एक पर्सन ने, तो उस महिला की बॉडी में से उस पर्सन के सीमेन को निकालेंगे और उस सीमेन में से स्पर्म निकाल के और उन स्पर्म के जो हेड वाला भाग होता है उसमें से डीएनए निकालेंगे और डीएनए को निकालने के बाद उसका हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, कहां से लिया ये अपन ने? उस महिला की बॉडी में से। और फिर उस महिला ने जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है, मतलब द वुमेन हु एक्यूज्ड समवन कि दिस पर्सन रेप्ड ऑन हर, फिर उस व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे, फिर उसकी बॉडी में से हम लोग डीएनए निकालेंगे और उसके डीएनए का भी हम लोग फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और फिर उन दोनों डीएनए फिंगरप्रिंट की मैचिंग करेंगे। और अगर वो दोनों डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान आ गए, इसका मतलब ये है कि उस वुमेन के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया आरोप सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी दो व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं है, सबके डीएनए में वेरिएबिलिटी है। वो फिंगरप्रिंट सेम क्यों आए? क्योंकि वो डीएनए एक ही पर्सन का था। अगर वो महिला अगर कोई झूठा आरोप लगाती और उसकी बॉडी में से जो डीएनए निकालना था अपन ने उसके सीमेन में से उस महिला के जो बॉडी में जो सीमेन गया, उस सीमेन में से जो डीएनए निकाला और उसका अगर झूठा आरोप होता और उसने किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया होता और उस व्यक्ति का डीएनए निकालते तो उसका मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डीएनए में वेरिएबिलिटी है, विविधता है। यही इस टेक्निक को खास बनाती है, यही इस टेक्निक का सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि डीएनए में पाए जाने वाली जो छोटी से छोटी वेरिएबिलिटी है, जो छोटा सा छोटा पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको भी डिटेक्ट कर लेती है। इस टेक्निक में पीसीआर का क्या एप्लीकेशन है कि यदि मान के चलो जहां पर घटना स्थल पर अगर अपने को डीएनए बहुत ही स्मॉल या ट्रेस अमाउंट में मिला, तो हम लोग उसका सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से पहले उसकी हम लोग मल्टीपल कॉपीज तैयार करेंगे, उसकी हजारों हजार कॉपी तैयार कर लेंगे। क्योंकि बहुत बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब वो साइंटिस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब उस फॉरेंसिक लैब में करते हैं तो जरूरी नहीं कि उनको फर्स्ट बार में ही एक ही बार करी और उसी में उनको सफलता मिल जाए। बहुत बार उसी टेक्निक को उनको 1 2 3 4 5 बार रिपीट करना पड़ती है। और यदि अगर अपन ने हमें जिस स्थल पे से डीएनए मिला वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिला था, ट्रेस अमाउंट में मिला था, तो हमारा वो तो लास्ट एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग पीसीआर की मदद से पहले उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हजारों हजार कॉपी तैयार कर लेंगे ताकि वो हमारे पास डीएनए रहे, बना रहे। तो इसमें कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसका ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इस डायग्राम को समझे आप लोग, इससे अभी मैं समझने का आप कुछ बचा नहीं है क्योंकि मैंने लगभग आपके कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर क्लियर कर दिए कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते। बुक में भी इतना एक्सटेंसिव डिटेल से नहीं दे रखा जितना मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक केवल इसलिए इन्वेंट की गई क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं दे बिकम वेरी एक्सपर्ट, यू नो, मतलब वो पुलिस को, कानून को बिल्कुल, कानून पुलिस के हाथ में ही नहीं आ रहे थे, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। पर इस टेक्निक के द्वारा बच नहीं सकता कोई अपराधी। यदि उसने घटना स्थल पे अगर जरा सा भी कोई उसकी बॉडी का कोई जरा सा भी रिमेन अगर छूट गया है तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा है अपन ने, ध्यान समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग डीएनए निकाला, आइसोलेशन करा डीएनए का। फिर इस डीएनए को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको हम लोग केमिकल सीजर या मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, मतलब जिनको हम लोग आणविक कैंची या रासायनिक कैंची कहते हैं, जो कि डीएनए को विद इन द रिकॉग्निशन साइट,
मतलब ज्ञात स्थल पर काट देते हैं। तो ये डीएनए को क्या काम करेंगे, इस डीएनए को छोटे छोटे डिसिमिलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। डिसिमिलर से मतलब है कोई लार्ज साइज का फ्रेगमेंट होगा, कोई मीडियम साइज का फ्रेगमेंट होगा, कोई स्मॉल साइज का फ्रेगमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब कोई बड़े आकार का खंड होगा, कोई मध्यम आकार का होगा, कोई छोटे आकार का होगा। अब चूंकि ये फ्रेगमेंट हमारे अलग अलग है साइज और शेप में, तो इनको सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसको उनका जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करने से पहले और उसको मतलब उसका जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे और इसमें एग्रोस जेल का उपयोग करते हैं। एग्रोस जेल जो रहता है ये मतलब जो मान के चलना, जैसा हम लोग जिस जेल का उपयोग करते हैं उसके आधार पर ये टेक्निक कहलाती, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस नाम इसको कहा। पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है ये एक समुद्री खरपतवार से या सीवीड से प्राप्त होता है। तो इसके कारण से ये क्या होगा, ये डीएनए जो फ्रेगमेंट है ये इनके ऊपर जो चार्जेस है, किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज वाले हैं वो तो आपके कैथोड पे चले जाएंगे और जो माइनस चार्ज वाले वो एनोड पे चले जाएंगे। उसमें दो, वो जो इलेक्ट्रोफोरोसिस का जो वेल रहता है, जो पात्र रहता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस डीएनए को अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई अल्केलाइन एजेंट से उसको ट्रीट करेंगे, और अल्केलाइन एजेंट से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वो डीएनए जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उनके जो डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर उनको क्या काम करेंगे हम लोग, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर करेंगे। वो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर इसलिए ट्रांसफर करेंगे ताकि वो डीएनए फ्रेगमेंट उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ब्लॉट हो जाए, मतलब उस पर सेट हो जाए। इस टेक्निक में को सदर्न नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है आपका डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जाती है आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है प्रोटीन्स के लिए। सदर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को खोजा था। जैसे मैंने अभी आपको बार बार कह रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल टेक्निक्स। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की जो बहुत सारी टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आपका जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करा अपन ने, है ना, और इसके अलावा आपका जो रेडियो लेबलिंग करा, पीसीआर करा, इन सारी टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद इसको ब्लॉटिंग करेंगे, ब्लॉटिंग करने के बाद ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होंगे, उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ब्लॉट हो जाएंगे। ब्लॉट हो जाएंगे, ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे ब्लॉट हो गए। ब्लॉट करने के बाद उस पर अपन क्या काम करेंगे, प्रोब लेके आएंगे। प्रोब वैसे न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं जिनका अनुक्रम या जिनका सीक्वेंस हमें ज्ञात रहता है कि उसमें कितने एडेनिन है, कितने थाइमिन है, कितने ग्वानिन है, कितने साइटोसिन है, और वो रेडियो एक्टिव प्रोब होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब उनमें नाइट्रोजन जो रहती है नाइट्रोजन बेसिस में वो रेडियो एक्टिव होती है N50, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या काम करेंगे हम लोग, उनका उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे प्रोब से। मतलब प्रोब वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो उस डीएनए सैंपल के साथ हम लोग उसको संकरण कराएंगे, उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा वाश अवे कर लेंगे, थोड़ा ना, और वाश अवे करने के बाद उसको हम लोग एक्सरे फिल्म पे डेवलप करेंगे। एक्सरे फिल्म पर डेवलप करने के बाद हमारे ऐसे फिंगरप्रिंट तैयार हो जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंट हमने पहले एक बार कर लिया, ये मान के चलो उस अपराधी की बॉडी में से निकाल के कर लिया, फिर हम लोग उस महिला की बॉडी में से जिसकी सीमेन निकालेंगे उसका भी यही करेंगे अपन, और फिर अगर उसका भी ऐसे ही फिंगरप्रिंट आ गया मतलब ये एक ही व्यक्ति का डीएनए, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोगों ने इसको करा। जहाँ मैं कंपेरिजन नहीं करके बताया मैंने आपको कि दोनों का कैसे करेंगे, मतलब दोनों के लिए यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। बात समझना आप कि दोनों को अगर अपन ने साफ अप्लाई करा और दोनों के फिंगरप्रिंट एक जैसे आ गए, मतलब जैसे ये तो अपराधी व्यक्ति जिसके ऊपर उस महिला ने आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप करा है, और इस व्यक्ति का सीमेन जब उसने रेप करा होगा तो इसका सीमेन वीर इसकी बॉडी में गया होगा, तो उसका सीमेन जब अपन ने कलेक्ट करा, उसका डीएनए उससे डीएनए निकाला, फिर इस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाएगी, इसका डीएनए निकालेंगे, और दोनों का डीएनए इसी टेक्निक से अपन उसका फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे।
यदि सेम फिंगरप्रिंट आ गए, मतलब ये एक ही व्यक्ति का डीएनए और वो उस महिला के द्वारा उस पुरुष के ऊपर लगाया गया आरोप सिद्ध होता है, और फिर उसके ऊपर जो रेप का जो केस होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, उसको जो जस्टिस है वो उसको, मतलब जो भी उस क्रिमिनल केस में जो भी इम्प्रीजमेंट होती, जो भी सजा होती, जो भी दंड होता है, वो उसको सजा सुनाएंगे। ऐसा कैसे हत्या का केस भी सुलझा सकते, ऐसे हम पिता पुत्र संबंध का केस भी सुलझा सकते, ऐसे हम किसी मृत शरीर की जांच भी कर सकते हैं कि उसके वो ये डेड बॉडी किसकी है। समझ में आएगी, डेड बॉडी में से अपन उसके हड्डी में से प्रोटीन निकालेंगे, प्रोटीन से अपन एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से डीएनए बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उस डीएनए को निकालने के बाद उसके परिजन, उसके जो बच्चे हैं, उन बच्चों का डीएनए निकालेंगे, उन डीएनए को क्या काम करेंगे, मैच करेंगे, क्योंकि कुछ डीएनए उन बच्चों के अंदर उसके पेरेंट्स का गया ही होगा, तो यदि वो डीएनए उससे कहीं मैच खा जाएगा, मतलब वो डेड बॉडी उन्हीं के किसी परिजन की है। समझ में आया कि नहीं। तो ये इस टेक्निक के द्वारा हम लोग इस प्रकार से अलग अलग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के अंदर, जो मान के चलना सटीक क्वेश्चन है, लगभग लगभग आप मान के चले कि आता ही आता है ना। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, मैंने आपको छोटा भी बता दिया और बड़ा क्वेश्चन भी बता दिया। बड़े क्वेश्चन 2 भी आ सकते हैं, या तो सीधा पूछ ले कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो आपको फिर ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू मेक दिस डायग्राम और नो नीड टू राइट द स्टेप्स, है ना। बट अगर ये क्वेश्चन आता कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, इन सच कंडीशन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, फिर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस टेक्निक के डिस्कवरर कौन थे, तो इस टेक्निक के डिस्कवरर एलेक्स जेफरी थे। फिर इसके अलावा ये टेक्निक काय पे बेस्ड है, ये काय पे आधारित है, ये टेक्निक RFLP, माइक्रो सैटेलाइट और VNTR पर आधारित है, ठीक है ना। और इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए में पाए जाने वाली वेरिएबिलिटी और डीएनए में पाए जाने वाली पॉलीमार्फिज्म का एनालिसिस करते हैं। इस टेक्निक को हम लोग डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।